नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज हमारे बीच विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं जय नारायण मिश्र जी, जो इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं और आज की तारीख में श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के एरिया हेड के रूप में कार्यरत हैं। तो स्वागत है मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार केशव जी, धन्यवाद आपको इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिवादन। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोग, इतनी जागरूकता होने के बाद, इतनी कंपनियां होने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फर्म नहीं है या ये स्पष्ट नहीं है बीमा क्या है, बीमा लोगों को क्यों कराना चाहिए और कितना कराना चाहिए। बीमा की अवधारणाएं, जहाँ तक मेरा मानना है, लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं अपने HLV के बारे में। मुख्यतः तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हर आदमी की ह्यूमन लाइफ वैल्यू अलग अलग होती है। तो अपनी बीमा का इन सब बातों से बात करने से पहले अगर बीमा की अपन अवधारणा अगर बताएं तो बीमा एक है अनफॉर्चुनेट इवेंट को कंपनसेट करने के लिए राशि। जी देखिए, जो लॉस होते हैं बीमा लोग कराते ही इसीलिए हैं कि अगर कोई चीज़ें हमारे आगे आने वाले समय में दुर्भाग्यवश कुछ अनफॉर्चुनेट लॉस हो तो हमारी फैमिली का जो ब्रेड बटर है वो कंपनसेट हो एक बीमा कंपनी द्वारा। जी मुख्यतः बीमा का सिद्धांत ही इसी पे आधारित है कि लोग उस पे लें। अब आपका अगला जो प्रश्न था कि बीमा क्यों कराना चाहिए और कितना कराना चाहिए। जी बिल्कुल, वो बहुत सही प्रश्न आपने किया है कि लोगों को ये चीज़ जरूर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिनकी बहुत बड़ी हैसियत है वो भी बहुत छोटा बीमा कराते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जिनकी बड़ी हैसियत नहीं है वो बहुत बड़ा बीमा करा लेते हैं। बहुत सही आपने प्रश्न किया। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जो कंपनियों के एजेंट्स हैं या सेल्स ऑफिसर्स हैं या इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं, वो एक नीड बेस इंश्योरेंस सेल ही नहीं करते हैं। वो अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए और कोई प्लान का भी सिलेक्शन भी सही ढंग से वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक बीमा कराने की बात है तो हम एक एग्जांपल सेट करें। अगर कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई 30 साल का व्यक्ति है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए साल की है, तो निश्चित रूप से 5 लाख रुपए उसके घर के ब्रेड बटर के लिए तो काम आते नहीं। उसके भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ियों का तेल वगैरह है ना। अपन एक अप्रॉक्स मान लें कि 2.5 या 3 लाख रुपए उसके खर्चे होंगे ब्रेड बटर के लिए। अब ये बताइए, बीमा 3 लाख रुपए जो खर्चे हैं, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट पे वो व्यक्ति नहीं रहा जो अर्निंग, किसी अपने घर का अर्निंग पर्सन है जिसको की मैन भी अपन बोलते हैं, क्योंकि बीमा हमेशा उसी के लिए ही कराना चाहिए जो घर में ब्रेड बटर है। तो वो अगर व्यक्ति नहीं है तो उतनी इनकम 3 लाख रुपए का फाइनेंशियली लॉस ना हो, उस एवज में हमें वो बीमा कम करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 5 लाख का वो व्यक्ति अर्निंग पर्सन था या हैं तो इतना अवेयर होकर वो कराएं कि मेरे ना रहने के बाद भी वो 3 लाख रुपए मेरे घर में ब्रेड बटर के लिए आते रहे। तो अप्रॉक्स कम से कम 12 गुना तो उसे बीमा अपनी सैलरी का, अपनी CTC जो भी अपन इनकम अर्न करते हैं, तो अप्रॉक्स 60 लाख का बीमा उसे रखना चाहिए। कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति भविष्य में उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट में लॉस होते हैं तो अगर उसके फैमिली वो 60 लाख रुपए पाके कहीं अगर बैंक में आज की डेट में अगर देखें MIS वगैरह में भी, तो उनको 20-25 हज़ार रुपये महीने का आता रहे, जो उस व्यक्ति के ना रहने पर भी घर खर्च चलते रहें। क्योंकि इमोशंस लॉस तो देखिए कोई कंपनी पूरा नहीं कर सकती इमोशन लॉस से, लेकिन सिर्फ कंपनसेट होता है फाइनेंशियल लॉस से। तो हर व्यक्ति को ये अवेयर होना चाहिए कि मेरी CTC या मेरा अर्निंग का मुझे 10 से 15 गुना के बीच में लेना चाहिए। अब एक चीज़ और आती है कि कुछ प्रीमियम्स हाई होते हैं, हर आदमी पे नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों, तो रुक के, जैसे आज 10 लाख लिया, कुछ समय बाद अगर हमारी अर्निंग फिर ठीक हुई तो 10 लाख और ले लिया, ऐसे करके ले सकते हैं। तो अपने को ना तो अंडर उस पर रहना है और ना बहुत ओवर। बीमा देखिए उतना ही लिया जाए, लेने के लिए तो है जितना हम उसको रेगुलर उसका चला सके, क्योंकि एक कंपनी और एक उपभोक्ता के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये हमने ले तो लिया 50 लाख का, लेकिन आगे चला ना पाए तो लॉसेज है। तो इसीलिए लोग बदनाम करते हैं कि बीमा कंपनियों में पैसा हमने लगाया और वो पैसा हमारा डूब गया। तो सबसे पहले एक चीज़ तो है कि बीमा कंपनी में अगर प्लान लेते हैं एंडाउमेंट में, तो कम से कम 3 साल उसे चलाना ही चलाना, 3 वार्षिक किस्तें। अच्छा, 3 वार्षिक किस्तें यदि जमा हो गई तो पैसा आपका पेड अप वैल्यू पे मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि लोग 1 साल या 2 साल चला पाते हैं, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और जब वो 2 साल बाद अचानक जगते हैं या 3 साल बाद कि मेरा पैसा दे दो, तो वो पैसा नहीं मिलता।
माने अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति बीमा नहीं चला पा रहा है तो भी उसको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा 3 साल प्रीमियम, 3 वार्षिक, 3 साल, चाहे वो तिमाही है तो उसको 12 किस्तें करनी पड़ेंगी। 3 साल मतलब प्लान होना चाहिए। 6 माही किस्तें हैं तो कम से कम 6 किस्तें जमा करें, और सालाना है तो 3 किस्तें जमा रखें, तो उसमें पैसा उसका वापस नहीं होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मिश्रा जी कि जब एजेंट या अधिकारी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो बीमा करते वक्त बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं जी, और जब क्लेम का नंबर आता है जी, तो वो जितनी मीठी बातें होती हैं वो सब वहाँ से गायब हो जाती हैं और कई बार लोगों का क्लेम नहीं मिलता। नहीं, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली इसमें दोनों चीज़ों से कमी है सर। जब एजेंट्स या उनके मैनेजर्स जी आम आदमी के पास जाते हैं जिससे बीमा का उन्होंने कॉल या टाइमिंग फिक्स किया है, सामने वाला अगर इंटरेस्ट से सुने, लोग चाहते क्या है, एक का 4 कब हो जाएगा, एक का 4, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बीमा की अवधारणा 3 चीज़ों पे है सर। एक तो टैक्स सेविंग, 80C के तहत आयकर में छूट होती है। दूसरा उसका फाइनेंशियल लॉसेस जो अनफॉर्चुनेट इवेंट पे होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, है ना। और तीसरा इसमें टैक्स फ्री में चोटी मिलती है। तो ये एक का 4 नहीं होता। लेकिन हम सुनने के आदी हैं सर कि अगर हमने इन्वेस्ट किया है 10 साल, हमने 1 लाख दिया, 10 लाख, तो मुझे 25 लाख अगर नहीं मिलेगा तो मतलब ये प्लान बेकार है। तो हम आदी हैं, इसलिए वो मीठी मीठी बातें करते हैं और उनको तो लगता है कि बीमा होना चाहिए और हम करके ले आएँ। और दूसरी बात जो आपने कहा क्लेम मिलते वक्त, तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर मैं अवेयर करूँगा लोगों को कि जब भी आप बीमा किसी मैनेजर से, एजेंट से, एडवाइज़र से आप परचेज करें तो फैक्ट ज़रूर बताएं। बीमा में सर बहुत सारे कॉलम होते हैं। एजेंट सिर्फ आते हैं, फॉर्म भराते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एज ए क्लाइंट मुझे बताना चाहिए सर। अगर हम फैक्ट बताएंगे नहीं कि हम स्मोकिंग जोन पे हैं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बीमा में कॉलम होता है, कोई एजेंट पूछता नहीं है सर आप शराब पीते नहीं पीते हैं, आपको डायबिटीज़ है नहीं है, आपको बीपी है नहीं है, आपका सर्जरी वो हार्ट का हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ऐसे बीमा या तो क्लाइंट बताया नहीं या तो एजेंट ने छुपाया कि केस इशू हो जाए, तो वहाँ पे कंपनी ने तो उस समय कर लिया। लेकिन जब क्लेम देने का वक्त आता है तो कंपनियाँ जांच पड़ताल कुछ करती हैं, है ना, कुछ जांच पड़ताल करती हैं अगर अर्ली डेथ क्लेम आता है। तो जब ये पता चलता है कि नहीं ये तो 6 महीने से बीमार था या साल 2 साल से बीमार था या 3 साल पहले इसकी फला सर्जरी हुई थी, वो हमने बताया नहीं, वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट में देरी आती है। ना नुकुर तो कंपनियाँ नहीं करती। देखिए कंपनी अगर है तो क्लेम होगा, और अगर क्लेम नहीं दे रही तो कंपनी ही नहीं होगी। एक और चीज़ जो बड़ी विसंगति दिखती है कि बहुत सारी कंपनियां हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन उनके सारे दस्तावेज जो होते हैं, सारे फॉर्म जो होते हैं, सारे नियम कानून प्रावधान जितने भी बीमा कंपनी को होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से वो कुछ चीज़ें ऐसा रखना चाहती हैं जो उपभोक्ता जाने ही नहीं अंग्रेजी के कारण? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फॉर्म जो है दोनों भाषाओं में होती है। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है तो उसमें भी कहीं कहीं वो रहता है, और प्रायः जो आप कह रहे हैं अंग्रेजी में होता है। लेकिन हमें कोई भी प्लान परचेज करने से पहले या तो हम पूरी मालूमात कर लें उस एजेंट के माध्यम से, है ना, और हम खुद भी उसका स्टडी करें, अध्ययन करें, या उसमें एक वर्नाकुलर व्यक्ति को ले कि भैया इसमें क्या लिखा है, क्या शर्तें हैं, क्या नियम, उसको जांचें परखें और उस हिसाब से लें। कंपनियां तो उपभोक्ता और के फेवर में ही रखती हैं, ऐसा कोई हिडन उसमें नहीं रहता है, बैंकिंग चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ हिडन नहीं रहता है। बीमा की अवधारणा सिंपल है कि आपने अपना प्रीमियम समय से दिया, आपका रिस्क कवर चल रहा है, जो आप अगर टाइम पर सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको जो भी कंपनी ने कमिट किया है वो आपको राशि देगी, आपको देगी, या ना रहने पर अनफॉर्चुनेटली तो नाम नहीं को देगी। कुछ बीमा व्यवसाय से जुड़े लोगों का यह मानना है कि पहले कंपनियां कम थीं तो बीमा व्यवसाय करने में सहूलियत आसानी थी जी। अब बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं तो बीमा व्यवसाय करने में बड़ी कठिनाई हो गई है। नहीं सर, इसमें मेरा मानना ये है कि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ व्यवसाय होता है और उपभोक्ता को क्वालिटी मिलती है सर। अगर बाजार में एक कपड़े की दुकान है तो हम चाहे के भी अगर हमें कुछ लेना है तो जैसा वो कपड़ा रखा वैसा ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बाजार में 10 कपड़े की दुकान है तो हम अपने चॉइस का, तो हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग हैं, हर कंपनी का रिटर्न अलग होता है, हर कंपनी का सम एश्योर्ड बीमा धन भी अलग होता है। तो ये इससे तो मैं समझता हूँ कि कंपटीशन आने से फ़ायदा सिर्फ उपभोक्ता को। एक गंदगी बीमा व्यवसाय में और फैली कि जब हम पहला प्रीमियम किसी का करते हैं जी तो ज़्यादातर
बीमा एजेंट जो पहली बार बीमा कंपनी उनको कमीशन देती है, जी जी, उस कमीशन को वो ग्राहक के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करना तो सरासर अपराध भी है और बीमा कंपनियां भी इसको अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में भी इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। हालांकि मेरे सामने ऐसा कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिला है और एजेंट को ऐसा करना भी नहीं चाहिए जो भी है, क्योंकि वही उसका ब्रेड बटर है, वही उसका पारिश्रमिक है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखे भी हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है, उन्हें रोकना चाहिए इस उसमें। अच्छा, बीमा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बीमा कराने से कतराते क्यों हैं? नहीं, बीमा अगर वो फाइनेंशियल है उनके पास तो लोग अपना अगर फैमिली के देखते हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल लॉसेस या एटीसी टैक्स दायरे में तो लेते हैं। हाँ, उनका टैक्स दायरा ऊपर हो गया हो तो थोड़ी सी वो होते हैं। अभी भी मैं आपको केशव जी बताऊं कि हिंदुस्तान में आप ये मानिए कि 90% लोगों अभी भी बीमित नहीं हैं। जो सरकार की एक अवधारणा थी 1956 से LIC का वो हुआ और 2000 तक प्राइवेट कंपनी FDI का नहीं आई थी, 2001-2 से आई है। तो सरकार का ये था कि सभी लोग, भारत के लोग बीमित हों, क्योंकि लॉसेस तो होते थे, कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी कुछ दुर्घटनाएं, कभी कुछ, तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ता। सरकार ने ये सोचा कि एक सरकारी कंपनी कहते हैं तो LIC ही निगम था, लेकिन वो भी पूरे देश में लोगों को पूर्णतया बीमित नहीं कर पाई। उसके बाद ये FDI आया, प्राइवेट कंपनियों के साथ में कुछ अपने लोकल उद्योगपतियों को लेके एक बीमा वो खोले गए, इनके लाइसेंस दिया IRDA ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। लेकिन इतनी कंपनियां, आज की डेट में 24 कंपनियां हैं इंक्लूडिंग LIC, इनके बावजूद भी हमारी आम हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या अभी भी बीमित नहीं हुई है सर। कुछ के पास अगर बीमा है तो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, और जिनके पास नहीं है तो ब्रेड बटर भी उनके पास नहीं है, खाने के लिए तो बीमा कहाँ से कराएंगे। तो अभी भी हिंदुस्तान की आबादी में जहाँ रूरल एरियाज़ हैं वहाँ एजेंट भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुए हैं और लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं को बीमा करा पाएँ, क्योंकि इतनी उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो अभी भी बहुत सारा बाजार हिंदुस्तान का खाली है बीमा में। अच्छा, बहुत सारा बीमा जो है, माने बीमा कहीं ना कहीं लोगों को मृत्यु का भय दिखा करके किया जाता है। तो मतलब एक ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के पास जा रहे हैं और उसको ये कहते हैं कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे खानदान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? तो ऐसा नहीं लगता कि हम मृत्यु का भय दिखा करके किसी से पैसे ले रहे हैं? ये थोड़ी सी एक अजीब लगता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर हम आपको आईना नहीं दिखाएंगे जी, हम आपको वास्तविकता से अवगत नहीं कराएंगे जी, आपकी ज़रूरत को हम आगे नहीं ला पाएंगे, तो शायद हम आप महसूस कर ही नहीं पाते कि मेरी ज़रूरत ये भी है। मैं अपना ही उदाहरण लूँ जी। देखिए, बीमा से अगर हम दूर रहें, मान लीजिए बीमा नहीं कराते, लेकिन एक एजेंट आता है, मुझे कहता है कि भाई साहब आपके घर में कौन कौन है, तो हम ज़रूर कहेंगे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे की उम्र ये है, बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, मेरे ऊपर माँ बाप की भी लायबिलिटी है ना। तो अगर वो ये कहता है कि भाई साहब अभी बच्चे छोटे हैं, इन केस, देखिए अमरौती खा के तो कोई नहीं आया है ना, और ना ही कोई समय को जान पाया है कि आगे आने वाला समय क्या होगा। तो वो एक नीड बताता है कि भाई साहब अगर ऐसी कल्पना की जाए कि मैं आप घर के ब्रेड बटर अर्नर हैं, है ना, और इन केस भगवान न करे आप दीर्घायु हों, इन केस अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, हाँ, तो आगे परिवार का क्या होगा? बच्चे क्या स्कूल जा पाएंगे, सुबह का दूध आ पाएगा, राशन आ पाएगा, माँ बाप की दवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? जब वो हमारी ज़रूरत हमको महसूस करा तो हमें एक सेकंड के लिए हमें अंतरात्मा से हमारा रूह कांप जाती कि नहीं, अगर हम इन सबसे हमें प्यार है तो हमें अपने अब्सेंस, भगवान करे ना हो ऐसा, लेकिन हमें अब्सेंस में भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे घर को मिले, हमारा घर जैसे हमारे रहते सुचारू रूप से चल रहा था तो अब्सेंस में भी चले, है ना। तो इसके लिए वो है। अब जैसे बिटिया की शादी है, बच्चे का हायर एजुकेशन है, तो वही तो याद दिलाएगा कि भैया लड़के आपके हैं, पड़ोसी नहीं करने आएगा। सही है। तो आपको अपने बिटिया की शादी का व्यवस्था अभी से करना चाहिए, आपके बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए आपको करना चाहिए। आप प्राइवेट कंपनी में हैं या सरकारी कंपनी, तो सरकारी में भी शायद पेंशन का औचित्य रह नहीं गया, तो आप जब 60 एक आदमी के एक निश्चित उम्र काम करने की 60, 62, 65, उसके बाद वो रिटायरमेंट होता है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे नौकरी से हो, तो आपने अपने बेहतर भविष्य के लिए क्या रिटायरमेंट की प्लानिंग की है, तो वो हमारी ज़रूरतों को महसूस कराता है हमें। मृत्यु का भय नहीं दिखाता, ज़रूरतें महसूस कराता है, जिसको अपन नीड बेस्ड सेलिंग कहते हैं। और ऐसा एक अच्छे कुशल एडवाइज़र को, फाइनेंशियल प्लानर को करना भी चाहिए, नीड बेस्ड सेलिंग।
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इंश्योरेंस की बहुत सारी बारीकियों की जानकारी बहुत सारे दर्शकों को दी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।